All right, we are going to study now photonic p-n junction devices or opto p-n junction devices. ठीक है, फोटोनिक बोलो या ऑप्टोनिक बोलो एक ही बात है. फोटो या ऑप्टो वर्ड किससे आया है, किससे रिलेटेड है? लाइट. ठीक है, फोटो मींस रिलेटेड टू फोटोन एंड फोटोन इज रिलेटेड टू लाइट. तो कहीं पे भी वर्ड आता है फोटो, वो फोटो किससे रिलेट होता है? हमेशा लाइट से रिलेट होता है, क्योंकि जनरली जो फोटो खींचते हो वो कब खींच पाते हो? जब लाइट होती है. इसीलिए फोटो इज ऑलवेज रिलेटेड टू लाइट. सो ऐसे कुछ पीएन जंक्शन डिवाइसेस देखेंगे जो किन पर डिपेंड हो रहे होंगे? फोटो लाइट पर. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर पीएन जंक्शन डिवाइसेस का कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा, किससे? लाइट से रहेगा. और ये क्या करेंगे? तो बेसिकली इसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड का काम क्या होता है? करंट को यूनिडायरेक्शनल में, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना. ठीक है, ये इसका बेसिक पर्पस होता है. तो या तो यहाँ पर जो भी करंट, और करंट कैसे फ्लो होती है? बाय ईदर फ्लोइंग ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो होल्स इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होगी उसको, उस पर कुछ कुछ इफेक्ट होगा, किसका? लाइट का. तो लाइट विल बी कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स by changing or by creating the valence band या जो covalent bond है by making them thermally exciting so that the electron hole pair can be generated from a covalent bond. तो क्या होगा कि जैसे मटेरियल है, इस पर कोई लाइट गिरी तो ये क्या करेगी? फोटॉन्स की टर्म्स में एनर्जी को सप्लाई कर देगी. हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ाई है. ठीक है, सो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. तो जैसे मेटल पे होती है, ये हमें किस पे गिरानी है? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर. तो सेमीकंडक्टर की मटेरियल पे जब हम इसको लाइट को फॉल करवाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी वुड बी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स. कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक्साइटेशन होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन से एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा एंड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी जनरेटेड. ठीक है, एक तरीका ये. दूसरा तरीका हो सकता है कि जो हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया था उसकी अगर मैं डिप्लीशन विड्थ, जहां पर इमोबाइल आयन रखे हुए थे माइनस और प्लस वाले, उस लेयर के आसपास अगर गिरा दूं तो जहां पे माइनस वाले यानी इमोबाइल आयन थे उनके जस्ट पास दूसरे एटम्स भी हैं जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, वहां पर ये डायरेक्ट गिरेगी और वहां पर भी एक जनरेशन होगा इलेक्ट्रॉन होल का बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो इस कुछ कुछ तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? करंट को रेगुलेट करवा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइट. ठीक है, लाइट की एनर्जी से, फोटो एनर्जी से. इसलिए इन डिवाइसेस का नाम क्या रखा गया है? ऑप्टोनिक और फोटोनिक जंक्शन डिवाइसेस या पीएन जंक्शन डिवाइसेस. तो जनरली जो हमें स्टडी करने हैं वो 3 टाइप्स के स्टडी करने हैं. एक रहेगा फोटोडायोड, एक रहेगा एलईडी, फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड. ये वही एलईडी है जो आजकल चल रही है, चाहे वो ट्यूबलाइट्स हो, बल्ब्स हो, कहीं पे भी मोबाइल के पीछे जो फ्लैश वगैरह के लिए यूज करते हैं, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड. थर्ड, सोलर सेल्स. ठीक है, इन सोलर सेल्स में भी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी है हमारे सोलर सेल्स, ये भी पीएन जंक्शन डायोड्स का यूज करते हैं और लाइट का यूज करते हैं, जिनसे हम सोलर सेल्स फॉर्म करते हैं. तो अभी हम आज देखते हैं सबसे पहले फोटोडायोड. तो फोटोडायोड क्या होता है? बेसिकली इन सब के अंदर पर्पस वही है, लाइट से रिलेटेड. तो फोटोडायोड का मतलब रहेगा, फोटोडायोड का पहले बेसिक मीनिंग समझा देता हूं सभी का. फोटोडायोड, फोटो प्लस डायोड, लाइट फॉल होगी डायोड पे किसी तरीके से एंड इट विल बी कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ मोशन ऑफ किसका? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. किसी तरीके से करेगी. इसका मतलब लाइट वुड बी कन्वर्टिंग और कंट्रोलिंग द करंट फॉर द पीएन जंक्शन डायोड. सो बेसिकली इट इज यूज्ड इन डिटेक्टिंग द लाइट सिग्नल. इसका यूज कहां पे होता है? ये मेन ये क्या है? टू डिटेक्ट लाइट सिग्नल्स. मेन सबसे बेसिक पर्पस है, कैसे भी करके ये पता चल जाए कि लाइट आ रही है, ऑफ हो गई या ऑन है, लाइट है, अंधेरा है या उजाला है ना? एकदम बहुत अंधेरा है, रोशनी है, नहीं, किसी भी तरह की
इट्स नॉट अबाउट कि नेचुरल हो या फिर ट्यूबलाइट वाली हो, लाइट है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाए। फिर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस है। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर वॉल क्लॉक लगाते हैं जो रात के अंधेरे में बहुत कम साउंड देती है, जब वो पेंडुलम टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए 1 o'clock तो 1 टन, फिर 2 बज गए 1 टन टन, ऐसे ऐसे होते हैं। तो जब लाइट होती है तो उसकी आवाज बहुत तेज होती है, लेकिन रात को सोते टाइम भी अगर वो उतनी तेज चिल्लाएगी, रात के 12 बजे टन 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 टन, तो मेरे जैसे तो नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी नींद बहुत कच्ची होती है, वो 1 टन में उठ जाते हैं। तो अगर वो बहुत तेज 12 बार बजेगी तो क्या हो जाएगी, नींद खुल जाएगी। तो वहां पे एप्लीकेशन क्या किया कि लाइट अगर नहीं है तो साउंड खत्म हो जाए, एक सर्किट ऐसा बनाए जिसमें लाइट होने पर वो उस बजर को एक्टिवेट करा दे, और लाइट ना हो तो बजर को इनएक्टिवेट करा दे, ऑफ करवा दे। तो वहां पर ऐसी इनका यूज होगा एलडीआर, लाइट डिटेक्टिंग रेजिस्टेंस, वो भी यही चीज होती है बेसिकली। तो ऐसी इसके अलावा भी अभी मैं इसको जब डिस्कस करूंगा फुल डिटेल में, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस और देखेंगे काउंटिंग वगैरह के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एलईडी। ये आप देखते ही हो आजकल, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट का एमिट करना किसी डायोड के थ्रू। तो ऐसे डायोड बनाएंगे जिस पर लाइट निकालेंगे हम, रोशनी लेंगे हम, ठीक है। तो एक ऐसे डायोड जिनके थ्रू लाइट मिलेगी, यानी कि रोशनी जनरेट करेंगे। इट मींस इलेक्ट्रिसिटी वुड बी कन्वर्टिंग इनटू लाइट। उसमें लाइट इज कन्वर्टिंग जनरली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एलईडी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वुड बी कन्वर्टिंग इनटू लाइट एलईडी में। नेक्स्ट सोलर सेल। सोलर सेल का काम क्या है, टू ऑब्टेन द सन्स एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये सोलर सेल का बेसिक यूज है, यानी कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। दीज आर द यूजेस। फर्स्ट पढ़ते हैं साहब फोटोडायोड्स। So photodiodes are specially designed PN junction diode in which light has been fall to the PN junction। कहां पे, PN जंक्शन, जहां PN जंक्शन होता है वहां पर एक ट्रांसपेरेंट विंडो बना करके लाइट को फॉल किया जाता है, जिसके थ्रू उस लाइट के थ्रू एक पर्टिकुलर अगर इंटेंसिटी से ज्यादा की एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो देखते हैं यहां पे कैसे। मान लीजिए साहब कि ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। ये इसका जंक्शन हो गया, जंक्शन पॉइंट। यहां पे अनबायसिंग सिचुएशन के अंदर इसमें क्या हो रखी है, ये डिप्लीशन विड्थ। तो ये बस मैं पॉइंट बना देता हूं, ये हमारा जंक्शन पॉइंट है। इसके एक तरफ क्या है, इमोबाइल आयंस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ पड़ा है, ठीक है। इधर क्या चल रहा है, ये कौन सा मान लूं मैं, पी टाइप, ये क्या मान लूं, एन टाइप। जो पीएन जंक्शन है अभी कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, अभी तो सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो एक तरफ हो गए होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप। अगर माइनॉरिटी बोल दो तो चाहो तो शो करना हो तो कर दो, नहीं करना हो तो मत करो। माइनॉरिटी चार्ज कौन, डॉट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। इधर कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी बोलोगे तो कुछ एक आपके होल्स, ठीक है साहब। अब होगा क्या, बेसिकली हमारा एम क्या है, फोटोडायोड बनाना। कैसे बनाते, ये जो जहां पे डिप्लीशन विड्थ थी वहां पे मैंने क्या कर दिया, एक कट कर दिया और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट लगा दी, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट लगा दी। उससे होगा क्या कि लाइट जब इस पर गिरेगी तो वो अंदर सीधे इस मटेरियल पर पहुंच सकती। तो ये मैंने लाइट को फॉल करवा दिया ऐसे। तो ऐसा नहीं इधर जा रही है, इक्वली दोनों तरफ जा रही है, बस मैंने शो करने के लिए ऐसे शो किया। किस एनर्जी की, एच न्यू। सो ये है हमने लाइट एनर्जी, और इसको हम कैसा ले रहे हैं, एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी की लाइट फॉल करवाएंगे। उससे होगा क्या
एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रिजाइड कर रहे हैं? वैलेंस बैंड में। जैसे ही उससे ज्यादा एनर्जी मिली तो वैलेंस बैंड से कहां पे जंप कर जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, और वो फ्री हो जाएंगे। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने का मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होना। ठीक है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड कहां से होगा? आप देखो यहां पर अब मैं इसको है ना, इसको 3D व्यू में थोड़ा सा आपको समझाता हूं। यहां पर ये नेगेटिव वाला, नेगेटिव कौन था? आर्सेनिक के एल्यूमिनियम? आर्सेनिक था, एल्यूमिनियम था। एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी, इनिशियली एक होल था। ठीक है, उस होल में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो क्या बन गया? नेगेटिव। आर्सेनिक में पेंटावेलेंट है ना, आर्सेनिक 5 इलेक्ट्रॉन थे, पहले से न्यूट्रल था, 5 थे तब न्यूट्रल था। इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा अपना साथ तो वो क्या हो जाएगा? ट्राइवेलेंट विल बी gaining the electron, and that's why they will become negatively charged immobile ions, and arsenic will lose its electron and will become positively charged immobile ions. ध्यान रखो यार ये चीज। तो इधर माइनस है और इधर प्लस है। ये इमोबाइल है, क्यों है? क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इनको। ठीक है, ये इनके चारों तरफ हाथ पांव, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा था। ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अब यहां पर जो डिप्लीशन विड्थ थी, इसके अंदर हमने क्या बोल रखा है कि एक तरफ क्या आ चुका है? नेगेटिव आयन। इसका मतलब यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब शुरू में 3 ही थे और एक होल था, इसके अंदर जंप मार करके इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, इसलिए ये आकर के फिल हो गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया? माइनस। तो ये ऐसे होते गए माइनस। और इधर से आर्सेनिक से निकला है तो ये क्या हो चुका है? क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बंधे हुए हैं इसलिए कहीं मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनको इमोबाइल बोल रहे हैं। अब लाइट के लिए देखो मैंने यहां पे ट्रांसपेरेंट विंडो लगा दी। लाइट इस पे से ऐसे गिर रही है, तो लाइट जो गिर रही है ये इसकी जस्ट पास वालों को मिली, इधर जस्ट पास वालों को मिली डिप्लीशन विड्थ या जंक्शन के। यहां पर हुआ क्या? थर्मल एक्साइटेशन। हमने कितनी एनर्जी दी है? एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा, उतनी इंटेंसिटी की लाइट हमने यहां पे फॉल करी। उससे क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ऐसा ही हो, जरूरी नहीं है एल्यूमिनियम हो, कोई भी हो, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे चल रहे हैं, वो जैसे ही साथ छोड़ करके जाएगा, यहां क्या जनरेट हो जाएगा? एक होल, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। लेकिन इस एनर्जी से सिर्फ हुआ क्या है? एक होल यहीं पे, कहां पे बन रहा होगा? ये डिप्लीशन विड्थ के आसपास, क्योंकि हमने इसकी ट्रांसपेरेंट विंडो कहां जनरेट कर रखी है? पीएन जंक्शन डिप्लीशन विड्थ पर। तो यहीं पर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। होल तो ये रहा, ये वाला, और इलेक्ट्रॉन ये रहा यहीं कहीं। अब जैसे ही यहां पे जनरेट हुआ, अगर कुछ भी ना हो तो वापस से पॉजिटिव अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ये वापस से उसमें जुड़ जाएगा, तो फिर फायदा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि पहले से ही एक दूसरी चीज यहां पे चल रही है, जो है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप किधर है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब ये प्लेट है हमारी एक साइड, मतलब प्लेट का मतलब एक रीजन है पॉजिटिव, एक रीजन है नेगेटिव। यहां पे जनरेशन हुआ एक कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से होल और इलेक्ट्रॉन का।
ये इस विसिनिटी के अंदर है, इस रीजन के अंदर है, डिप्लीशन बिट के आसपास ये चीज हो रही है, इसलिए मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे जैसे ही जनरेशन हुआ, चाहे इधर की भी बोल दो, एक होल हो एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी, ये प्लस ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया क्या? और किधर की तरफ जाएगा ये? जिधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन थे उधर। जैसे ही ये इधर की तरफ जाएगा, और उसी टाइम पे एक होल है, ये होल किधर की तरफ जाएगा? इधर की तरफ। तो ये होल की मोशन इधर हो गई, इस इलेक्ट्रॉन की भी मोशन इधर, इस होल की मोशन भी इधर। समझ में आया? होल जा रहे हैं मेजॉरिटी वालों की तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मेजॉरिटी की तरफ ही, एन टाइप। इलेक्ट्रॉन्स अपने मेजॉरिटी एन टाइप में जा रहे हैं, होल्स अपने मेजॉरिटी पी टाइप में जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का इधर मूव होना मतलब करंट का इधर फ्लो होना। तो अगर मैं यहां पे एक सर्किट को बनाना चाहूं समझाने के लिए, आपको एक वायर लगा दूं यहां पर, एक यहां पर मान लीजिए एक अमीटर लगा देता हूं, मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर, जो भी है सेंसिटिव है बहुत, माइक्रो से मिली अमीटर के लिए, एम्पियर के लिए। तो इलेक्ट्रॉन किधर किधर फ्लो हुए? इधर। तो करंट, कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो हुई? इधर की। होल किधर फ्लो हुए? इधर। कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो हुई? क्या नेट करंट इधर ही फ्लो हो रही है? इसका मतलब करंट पी से बाहर निकल रही होगी, पी टाइप से, और किधर की तरफ जा रही होगी? एन टाइप की तरफ जा रही होगी। ये क्यों जा रही होगी? एक और रीजन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण एंटर किया, तो ये अंदर आते ही दूसरे पड़े इलेक्ट्रॉन पर, ये दूसरा जो कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था उस पर लगा एक रिपल्शन, या कोवेलेंट बॉन्ड का ना बोल करके ज्यादा बेटर है, जो मेजॉरिटी वाले फ्री थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा? ये रिपल्शन। इस रिपल्शन से ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्री टू मूव है? अपने स्ट्रक्चर के अंदर है ना, ये सब यहां पड़े हुए, आर्सेनिक की 5 वैलेंसी होने के कारण वही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर शो कर रखे हैं मैंने, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है यहां कहीं पे भी घूमने के लिए। जैसे ही इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या ये इस पर एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा? रिपल्शन लगाएगा तो ये बढ़ेगा आगे, ये बढ़ेगा तो ये आगे वाले पर फोर्स लगाएगा। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए फाइनल लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेंगे? बाहर निकालना। तो हमने जब इसको अगर एक सर्किट बना रखा है, तो इसके लिए आसानी है कि इलेक्ट्रॉन किधर निकल जाए? बाहर निकल जाए। तो इसका मतलब इधर कौन घूम रहा है? तो इस वायर में से घूमता घूमता इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इसका मतलब करंट इधर चल रही है। बहुत सी जगहों पे बहुत से लोग कह देते हैं होल्स इधर चल रहा है, एक्चुअल में होल्स कहीं पे भी मूव, है ना। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या? होल्स का मोमेंट बाय यूजिंग जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उस तरीके से चल रहा है। होल इधर जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होल इधर आ रहा है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को होल फ्री दिखा, फ्री दिखते ही ये इसमें जंप कर गया, तो जंप करते ही इधर की तरफ होल की शिफ्टिंग होना चालू हो गई, होल की शिफ्टिंग होना चालू। तो इधर की तरफ अपने आप हम बोलेंगे कि इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो इधर होल का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन बेसिकली वायर में हमेशा आउटसाइड द सर्किट सिर्फ और सिर्फ कौन फ्लो कर सकते हैं? क्योंकि होल तो सिर्फ बाउंडेड है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ये चीजें समझ में आ रही है यहां तक अच्छे से? अच्छा, तो ध्यान से इस व्यू को देखें कि कैसा दिख रहा है। ये लिया मैंने पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप, ये एन टाइप होल्स, डॉट, इसके अंदर ये प्लस, ये माइनस, और इनके अंदर जो होल और इलेक्ट्रॉन थे वो इधर की तरफ मूव हुए, इधर की तरफ मूव। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, इधर देखिए इलेक्ट्रॉन आया इधर, करंट इसका मतलब कन्वेंशनल करंट आई गई इधर, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इधर, तो कन्वेंशनल करंट इधर गई। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा होता तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ शो कर देता, जिधर की तरफ करंट मूव हो रही है, इधर से इधर की तरफ। अगर मैं यहां पे इसके सपोर्ट में बैटरी लगाना चाहूं,
बैटरी शो करना चाहूं तो बताओ कौन सी बैटरी शो करूंगा, इधर कौन सा टर्मिनल होना चाहिए, इस जगह पे पॉजिटिव या नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। सबको पता है क्योंकि करंट जो कन्वेंशनल करंट होती है वो बैटरी के अंदर एंटर करती है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से बाहर निकलती है। ये हो गया पॉजिटिव, नहीं हो गया। जल्दी से बताओ कौन से बायसिंग में, इसका मतलब फोटोडायोड्स वर्क ऑन विच बायसिंग, दैट्स द Reverse रीजन। bias. Photodiodes are operated in reverse biased. So preferably वो क्यों वर्क करते हैं, रीजन आपके सामने। उसमें क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, उसका रीजन, ये जो HNU है ये एनर्जी इतनी सी है कि ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड को ब्रेक करा सके, इतनी नहीं है कि इसमें पाए जाने वाले सभी मेजॉरिटी होल्स और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सके, इतनी एनर्जी नहीं। तो ये सिर्फ इतनी एनर्जी दे पाते हैं जिससे 1 माइक्रो एम्पियर 2 माइक्रो एम्पियर जितनी करंट जनरेट हो पाए बाय फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इतनी सी करंट। लेकिन हमें पता है कि अगर मैं फॉरवर्ड बायस करता तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा बनता। अब यहां पर ये वाला जो फ्लो है इसका मतलब यहां पे कितने होल्स इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मिलियंस ऑफ होल्स आर मूविंग। समझने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की मान लेता हूं 1 मिलियन 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ये एब्रप्ट करंट चल रही थी। अब उसमें तुमने HNU एनर्जी दे दी, मान लीजिए इसके थ्रू ये चल रही थी, कितने मालूम है 50 मिली एम्पियर करंट चल रही थी। फॉरवर्ड बायस में कितने की करंट आती है, मिली एम्पियर रीजन की, मिली एम्पियर है ना। तो 50 मिली एम्पियर में HNU से 2 माइक्रो एम्पियर या 5 माइक्रो एम्पियर और ऐड होगी, क्या फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि लाइट आई या नहीं आई, हमें पता नहीं चलेगा। अब इसका फायदा यहां पे क्या है, रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। रिवर्स बायसिंग में हमें पता है कि डायोड रहता है ऑफ, तो हमने क्या कर दिया, इसको पहले से ही किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ले जाकर के सेट कर रखा है। इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत थी फॉरवर्ड बायस यहां पे कर देता, ध्यान से देखिए यहां पे, तो बैटरी मुझे बहुत बहुत कम वोल्टेज की लगानी पड़ती। क्यों लगानी पड़ती, कि मैं चाहता था डिटेक्शन के लिए यहां से वैल्यू बढ़ती है और ये वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है SI के लिए और 0.3 वोल्ट होती है जर्मेनियम के लिए। यहां पर अगर मैं फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट करता ना लाइट डिटेक्शन के लिए, फॉरवर्ड बायस में जैसे ही कनेक्ट करता तो मैं चाहता था कि लाइट के थ्रू 0.7 बने, तो उसकी बैटरी को मेरे को 0.2 वोल्ट रखना होता, बहुत ही माइन्यूट। लेकिन जैसे ही अब HNU गिरी वो 0.7 तुरंत कर देती, उसमें तो ये सारे भी फ्लो हो जा रहे थे। HNU तो क्रिएट कर रहा था 2-3 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, लेकिन ये 0.7 पे पहुंचते ही फिर से सारे होल्स इलेक्ट्रॉन की डिप्लीशन विड्थ क्या हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती। भाई जब यहाँ 0.7 वोल्ट कट इन वोल्टेज पर पहुंचेंगे तब डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी, 0। रेजिस्टेंस क्या हो चुका होगा, 0। इसके बाद अगर 0.8 वोल्ट हुआ तो क्या करंट बढ़ गई अचानक से, क्यों बढ़ गई, क्योंकि कौन फ्लो हो रहे होंगे, सभी मेजॉरिटी होल्स, सभी मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, और साथ ही साथ HNU वाले 2-4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2-4 इलेक्ट्रॉन वाले हैं या पूरे उनके कारण है। इस वजह से क्या होता है, हम इसको प्रेफर नहीं करते। प्रेफर क्या कर रहे हैं हम, कि हमें पता है आप 1 वोल्ट लगा दो 2 वोल्ट लगा दो माइनस में करंट जनरेट नहीं होती। तो मैंने 2 वोल्ट की, एक पेंसिल सेल भी जनरली 1.5 वोल्ट का होता है, एक पेंसिल सेल लगा के छोड़ दिया, कितने पे लगा के छोड़ दिया, 1.5 वोल्ट। रिवर्स बायसिंग में ये एक पेंसिल सेल लगा दिया, शायद करंट अभी इससे फ्लो नहीं होगी। लेकिन अब जब मैंने इस पर HNU एनर्जी देनी स्टार्ट करी तो अब इसमें क्या जनरेशन चालू हुआ, होल्स करंट। रिवर्स बायस के कारण कोई करंट जनरेट नहीं हुई, लेकिन इस विसिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट हुए उनका फ्लो हुआ तो करंट चली, करंट चली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो ये करंट गई। क्योंकि यहां पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही एमिट हो सकते हैं, पर्टिकुलर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही ब्रेक हो सकते हैं।
एच एन यू अगर फिक्स है, मान लीजिए 100 जूल है, तो 100 जूल पे 5 इलेक्ट्रॉन होल्स बन रहे होंगे, तो हर बार 5 ही बनेंगे। तो क्या ये रिवर्स बायस के अंदर ये करंट फिक्स हो जाएगी? मैंने डिफरेंट इंटेंसिटी की करंट ले ली। डिफरेंट इंटेंसिटी का मतलब हमने नंबर ऑफ बीम्स बढ़ा दिए एट ए टाइम। क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन सोर्स तो थोड़ी करंट बढ़ गई, लेकिन यहां तो चल रहे हैं 10 लाख और जनरेशन हो रहा है 5-6 का फर्स्ट टाइम, दूसरे टाइम 10 का हो गया, और आपने बढ़ा दी, और आपने बढ़ा दी, तो कितने का हो जाएगा? 15 का। 10 लाख में 15, लेकिन ये 15 डिटेक्ट हो रहे हैं कि जो भी लाइट आ रही है वो प्रॉपरली डिटेक्ट हो रही है, चाहे वो 2 माइक्रो एम्पियर की हो, चाहे 4 माइक्रो एम्पियर की हो, चाहे 6 माइक्रो एम्पियर की हो। और हमें पता है ये सिर्फ किसकी वजह से आ रही है, ये करंट लाइट की वजह से। ये जो रिवर्स बायस में करंट आई है किसकी वजह से आई? लाइट की वजह से। लाइट अगर मैं ऑफ कर दूं तो क्या यहाँ पे डिटेक्शन फिर से 0? यहाँ पर मतलब इस सर्किट में अगर मैं एक अमीटर लगा दूंगा तो इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? लाइट बंद, डिफ्लेक्शन बंद। लाइट आते ही ये माइक्रो एम्पियर वाला मैंने लगा दिया, माइक्रो एम्पियर की करंट को, तो माइक्रो करंट आ रही है मतलब लाइट आ रही है, डिफ्लेक्ट करेगा, लाइट बंद, डिफ्लेक्शन 0। तो क्या इसे लाइट को डिटेक्ट कर रहा है? क्या इजीली कर रहा है, और बहुत छोटी उस पर कर रहा है। अब एप्लीकेशन क्या होगी? सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, सोचो। तो देखिए इसकी एप्लीकेशंस, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक आई। अच्छा हाँ, बस उसी तरह की, बिल्कुल ठीक है। तो जहां पे भी मुझे लाइट डिटेक्शन के थ्रू कोई किसी सर्किट को ऑन ऑफ करवा सकूं, वहां पे मैं इसका यूज कर सकता हूं। बर्गलर अलार्म। क्या हुआ? सर्किट मैंने है ना, सर्किट मैंने लगा दिया दरवाजे पर, चोर आया, खोलने के लिए टॉर्च निकाली, टॉर्च निकालते ही लाइट गई, लाइट जाते ही ये जनरेट हुई, करंट जनरेट हुई, मैंने यहां पर एक छोटा सा बजर लगा दिया, है ना। अब यहां पे ऐसे मैं लगा देता हूं ताकि आपको अलग से नजर आए। तो जैसे ही करंट, यहां पे बीच में रेजिस्टेंस हो गया ना इसका, करंट फ्लो होगी, बजर ऑन हो जाएगा, टू 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 साउंड आ जाएगी, बर्गलर अलार्म हो गया। लाइट बंद तो डिटेक्शन बंद, काम, कहानी खत्म। अच्छा, ऑटोमेटिक रूम पर्सन कंट्रोल काउंटर्स। जैसे आप लोग क्लास में से आ रहे हैं, ठीक है, कोई हो ना हो मुझे पता होना चाहिए, या मान लीजिए जो भी ऑनर है उसको पता होना चाहिए कि आज कितने बच्चे आए। तो दरवाजे में से आप एंटर करो और कोई सर्किट ऐसा हो जो मुझे काउंटिंग करके शो करवा दे कि कितने पर्सन अभी हैं, कितने पर्सन एंटर कर चुके हैं, एंट्रिंग अलग रख रखी है, एग्जिट अलग रख रखी है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों दरवाजे लिए, यहाँ पे एक सर्किट लगा दिया, ये एक तरफ मैं लगा दूंगा इंफ्रारेड सेंसर, जो इंफ्रारेड भेजेगा कंटिन्यूएशन में। कंटिन्यूएशन में लाइट आ रही है, सर्किट है ऑन, उस ऑन के अंदर मैंने एक कंप्यूटराइज एक सिस्टम बना दिया। तो वो कंप्यूटर ये कहेगा कि भाई, कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज पता है, ये बूलियन लैंग्वेज होती है 0 और 1। तो जब सर्किट ऑन है, लाइट जब तक डिटेक्ट हो रही है, तो मैंने कह दिया कि भाई तुम्हारा लेवल रखना है 0, यानी कि अभी कोई भी नहीं आया। जैसे ही बीच में कोई कट हो जाए, तुम्हारी लाइट कट हो जाए, तो तुम इसको 1 कर देना, आउटपुट को क्या कर देना, 1 कर देना। तो या तो 0 पे रखना या 1 पे रखना। तो जैसे ही एक पर्सन आया इन दोनों के बीच में, इन दोनों गेट के बीच में, यहां से ऐसे निकला, क्या वो लाइट बीच में से ब्लॉक हुई? एक बार ब्लॉक होते ही इसने यहां पर ये एक ऐसा बढ़ा दिया, फिर वापस से एक निकला और वो वापस से सर्किट बन गया, तो वापस 0 पे चलेगी। तो मुझे अगर ये बताना है कि मान लीजिए 1 घंटे में कितने लोग आए, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो कंप्यूटर कैसे बता देगा? वेव फॉर्म बना करके। मान लीजिए हर मिनट के अंदर या 20 सेकंड का कर लेते हैं। पहले सेकंड में कोई नहीं आया, दूसरे सेकंड में आया,
3rd सेकंड में कोई नहीं आया, 4th सेकंड में भी कोई नहीं आया, 5th सेकंड में भी कोई नहीं आया, 6th सेकंड में आ गए 2 जने एक साथ हाथों में हाथ डाल के, ये 6th और ये 7, ठीक। फिर उसके बाद 8th में कोई नहीं आया, 9th में कोई नहीं आया, 10th में आ गया। बताइए कितने पर्सन है रूम में? 1 2 3 आ गया, काउंटिंग हो गई। कितने नहीं रहे 10 सेकेंड में? 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? हाँ, स्विच को उल्टा करके लगा देंगे ना। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला ना एग्जिट अलग रख रखी है, एंट्री पॉइंट अलग रख रखा है, एग्जिट पॉइंट अलग रख रखा है, ठीक है। इसलिए ऐसा करते हैं। हालांकि मैंने खुद ने ऐसा बना रखा है जो एक में ही करता है ऑटोमेशन में, कि अंदर यहां अभी नहीं लगा रखा, मैंने बना रखा है ऑटोमेटिक रूम लाइट कंट्रोलर, जिससे मैं जितने भी 5 डिवाइसेस होते हैं उनको एक साथ एक ही रिमोट से ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, इंडिविजुअली ऑन कर सकता हूँ, इंडिविजुअली ऑफ कर सकता हूँ, टाइमर लगा करके ऑफ कर सकता हूँ। फिर उसका अपग्रेड वर्जन बनाया था जिसमें से ऑटोमेटिक रूम लाइट विद पर्सन काउंटर, ये हमारे कॉलेज के प्रोजेक्ट में मतलब बनाना था, लेकिन मैंने दिया नहीं, ऐसे बना के मैं अपने रूम पे यूज में लेता था, ठीक है। तो इसका दूसरा यूज नोट की काउंटिंग्स में। जो आप बैंक्स में जाते हो, इतनी बड़ी बड़ी गड्डियां लेकर के जाते हो ना, इतनी बड़ी बड़ी तो वो नोट को जब काउंट करते तो आपने देखा है कि वो फर्रा लगाते हैं उसमें, मतलब ऐसे, तो नोट ऐसे चलते हैं, मतलब बीच में से खुलते जाते हैं। तो मैं क्या करते हैं इसमें, जब नोट रखते हैं ना मशीन में, ऐसे रखते हैं, इसके ऊपर और नीचे एक तरफ लगा दिया मैंने वही इंफ्रारेड सेंसर सोर्स, एक तरफ लगा दिया सर्किट। अब जब तक वो गड्डी पूरी ऐसे है, जब तक खुलेगी नहीं तब तक लाइट पास नहीं होगी। मान लो ऐसे, ये पहला खुला, लाइट इसमें से चली गई, फिर वो जो उसकी जो पत्तियां होती है जो एक एक नोट को शिफ्ट करती है आगे, तो जब ये पहले नोट को शिफ्ट किया तो लाइट अंदर चली गई, लाइट डिटेक्ट हो गई, काउंटिंग 1 पे हो गई। दूसरी नोट इधर शिफ्ट हुई, लाइट चली गई, काउंटिंग हो गई। तीसरा नोट इधर चला गया, ठीक है। ऐसा होता ना, बुक दो तुम्हारी, ये इस तरह की सामने रख करके ऐसे लगाते हैं ना, तो इधर देखो, ये जब ऐसे मैं लगा रहा हूंगा तो अभी यहाँ पे ऑफ चल रहा है, लाइट पास नहीं हो सकती, बंद है पूरा पैकेट। जैसे ये एक एक आएगा, इसमें से क्या है, लाइट लेजर की तरह से पास हो जाएगी, एक एक पास होती जाएगी, काउंटिंग एक एक से बढ़ती जा रही है। जितने नोट होंगे काउंट हो गए, है ना। तो नोट की काउंटिंग में, किसी भी तरह की काउंटिंग में, चाहे आप एयरपोर्ट पे काउंटिंग करवा लो, एयरपोर्ट पे कितने पर्सन आ रहे हैं, शिपयार्ड पे कितने आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे कितने आ रहे हैं, तो वहां एंट्री पॉइंट पर दरवाजे लगा के रखते हैं, वहां पे आप इसका यूज ले लो। वॉल क्लॉक का मैंने आपको बताया था, वॉल क्लॉक, लाइट आ रही है, बजर रखो ऑन, लाइट बंद तो ये भी बंद, बजर भी बंद, बजर बंद तो आप आराम से सो, कोई परेशान नहीं कर रहा। ये इनके यूज है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है। कहीं पे भी लाइट हो, या तो कोई चीज ऑन हो जाए या कोई चीज ऑफ हो जाए, ये इसका सबसे बड़ा यूज है। कितनों को समझ में आ गया साहब यहां तक?